हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेसो एकेडमी। मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको बताया है प्रिंटफ फंक्शन के बारे में, स्कैनफ फंक्शन के बारे में। हमने प्रिंटफ फंक्शन और स्कैनफ फंक्शन को अच्छे से स्टडी किया था हमारे पिछले लेक्चर्स में। हमने जाना था कि प्रिंटफ फंक्शन क्या होता है, कैसे काम करता है। वही सेम चीज हमने स्कैनफ के बारे में भी स्टडी करी है। हमने जाना है कि स्कैनफ फंक्शन क्या होता है और स्कैनफ फंक्शन काम कैसे करता है। इन दोनों टॉपिक्स को समझने के बाद, अच्छे से जानने के बाद, अब हम आ चुके हैं इस लेक्चर में। इस लेक्चर का नाम है एग्जीक्यूटिंग अ सी प्रोग्राम। जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में यह वादा किया था कि मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक सी प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अभी तक हमने ऐसा नहीं किया है। हमने ऑलरेडी एक आईडीई को हमारे सिस्टम में इंस्टॉल कर रखा है। उसका नाम है कोड ब्लॉक्स। मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया है कि कोड ब्लॉक्स को कैसे आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपके सिस्टम में कोड ब्लॉक्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अगर है तो बिल्कुल आप इस लेक्चर की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। आप इस लेक्चर को देख सकते हैं और जान सकते हैं कि कैसे एक सी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जाता है, वो भी आईडीई में। हम बिल्कुल यही इस लेक्चर में समझेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस लेक्चर को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस लेक्चर के टॉपिक्स क्या हैं। इस लेक्चर का सिर्फ एक ही टॉपिक है और वो है एग्जीक्यूटिंग अ सी प्रोग्राम। इस लेक्चर को डालने का मेन रीजन यही है कि मैंने आपको सी प्रोग्राम्स तो अलग अलग दिखाए हैं, लेकिन उन्हें एग्जीक्यूट करना अभी तक नहीं सिखाया। पिछले लेक्चर्स से हम प्रिंटफ के बारे में बात कर रहे हैं, स्कैनफ के बारे में बात कर रहे हैं। मुझे यह फील हुआ कि हमने अभी तक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना नहीं सीखा। प्रोग्राम तो हम समझ गए कैसे लिखते हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। तो ये लेक्चर एग्जीक्यूशन पे है, ठीक है? तो इस टॉपिक का नाम है एग्जीक्यूटिंग अ सी प्रोग्राम। चलिए बढ़ते हैं और जानते हैं कि कैसे एक सी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जाता है। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप एक सी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उसके लिए हम एक छोटा सा सी प्रोग्राम लेंगे और उसे एग्जीक्यूट करना सीखेंगे। एग्जीक्यूशन से पहले मैं आपको बताऊंगा कि वो सी प्रोग्राम एक्चुअल में है क्या और काम कैसे करेगा। तो चलिए देखते हैं हमारा सी प्रोग्राम। कुछ ऐसा नजर आता है ये सी प्रोग्राम। इसका कुछ पर्पस है जो मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूं। इसमें ऐसा एक भी लाइन ऑफ कोड नहीं है जिसके बारे में मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में नहीं बताया। एक तरीके से इस प्रोग्राम के थ्रू आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। हम इसे एग्जीक्यूट तो करेंगे ही, लेकिन उससे पहले इसे समझ लेते हैं और इसके थ्रू हम अपने कॉन्सेप्ट्स को भी रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहली लाइन इस प्रोग्राम की है #include stdio.h, और ये stdio.h एंगल ब्रैकेट्स के अंदर है। हमें इस कमांड के बारे में अच्छे से पता है। हम ये बात जानते हैं कि इस कमांड के जरिए हम stdio.h नाम की हेडर फाइल को हमारे प्रोग्राम में इंक्लूड कर सकते हैं। यह काम प्री प्रोसेसर करता है, यह मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। stdio का मतलब है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। यह स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है जिसका एक्सटेंशन है .h। इस हेडर फाइल को इंक्लूड करने का मेन रीजन ये है कि हमें प्रिंटफ और स्कैनफ जैसे फंक्शंस को हमारे प्रोग्राम में यूज करना है, और ये फंक्शंस, इनकी डिक्लेरेशंस मौजूद हैं stdio.h में। आई होप ये क्लियर है। तो पहला लाइन ऑफ कोड क्लियर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड की तरफ। यहां पे हमने मेन फंक्शन को क्रिएट किया है।
हमें पता है कि मेन एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है और हमें यह बात भी पता है कि मेन से ही प्रोग्राम एग्जीक्यूशन शुरू होता है। कंपाइलर सबसे पहला फंक्शन जो एक सी प्रोग्राम में देखता है वो है मेन फंक्शन। उसे मेन फंक्शन की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि यहीं से प्रोग्राम एग्जीक्यूशन शुरू होता है, इसीलिए इसे मेन फंक्शन बोलते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ये हमारा मेन फंक्शन है। इसका रिटर्न टाइप है इंट, मतलब ये इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। हम ये बात जानते हैं कि मेन फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न करता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को करता है। ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ऑपरेटिंग सिस्टम इस फंक्शन को कॉल करता है। अब भाई ऑपरेटिंग सिस्टम अगर कॉल कर रहा है फंक्शन को जो कि हमारा मेन है, तो सीधी सी बात है जो वैल्यू मेन फंक्शन रिटर्न करेगा वो रिटर्न करेगा कॉलर को, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम को। ये तो बेसिक्स है फंक्शन के, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अब आप इसके अंदर देख सकते हैं कर्ली ब्रेसेस भी हैं। इसका मतलब यही है कि ये एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है। इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम मेन फंक्शन की फंक्शनैलिटी लिखते हैं जो यहां पे मैंने लिख रखी है। आप देख रहे हैं सबसे लास्ट में यहां है रिटर्न 0। इसका मतलब यही है कि ये मेन फंक्शन जैसे ही अपना एग्जीक्यूशन खत्म करेगा, ये सारी लाइंस ऑफ कोड एग्जीक्यूट कर जाएंगी, उसके बाद ये लाइन एग्जीक्यूट करेगी और इस लाइन के एग्जीक्यूशन पे वैल्यू 0 ऑपरेटिंग सिस्टम को रिटर्न हो जाएगी। 0 क्या है? एक इंटीजर है। रिटर्न टाइप क्या है? इंट, यानी इंटीजर। तो सीधी सी बात है वैल्यू 0 रिटर्न होगी ऑपरेटिंग सिस्टम को। ठीक है, हमें यह बात भी पता है कि 0 इंडिकेट करता है सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। अगर इस लाइन तक कंपाइलर पहुंच गया तो एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल हो जाएगा। बात यह है कंपाइलर एक एक लाइन को ट्रैवर्स करेगा, चेक करेगा कि कोई एरर तो नहीं है, फिर जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा एक एक लाइन एग्जीक्यूट होगी और ये लाइन भी एग्जीक्यूट होगी। अगर ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाती है तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि वैल्यू 0 रिटर्न हो जाएगी ऑपरेटिंग सिस्टम को। ऑपरेटिंग सिस्टम को पता लग जाएगा कि प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर गया है। आई होप ये क्लियर है। अब देखते हैं बाकी यहां पे क्या लिखा है। ये सारी लाइंस ऑफ कोड क्या काम करेंगी। यहां पे मेन फंक्शन में सबसे पहली लाइन ऑफ कोड है इंट एज। हम यहां पे एज वेरिएबल को डिक्लेयर भी कर रहे हैं और डिफाइन भी कर रहे हैं। मैं डिक्लेरेशन और डेफिनेशन आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। यहां पे हम एज की प्रॉपर्टीज बता रहे हैं कंपाइलर को कि इस वेरिएबल का जो नाम है वो है एज और इसका जो डेटा टाइप है वो है इंट, यानी कि ये वेरिएबल इंटीजर टाइप का है। एक तो हमने ये बताया कंपाइलर को और हम डिफाइन भी कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम कंपाइलर को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एज वेरिएबल को मेमोरी एलोकेट करी जाए, वो भी इंटीजर के साइज की, जो यूजुअली 4 बाइट्स की होती है। ठीक है, तो डिक्लेरेशन और डेफिनेशन एक साथ हो रही है, लेकिन इनिशियलाइजेशन यहां पे नहीं हो रहा। मैंने यहां पे इस वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं किया। उसके पीछे रीजन ये है कि मैं जानता हूं कि इस प्रोग्राम में आगे चल के स्कैनफ फंक्शन कॉल किया जाएगा। स्कैनफ फंक्शन के थ्रू इस वेरिएबल को यूजर द्वारा वैल्यू प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो इसीलिए मुझे लगा कि इसे इनिशियलाइज करने का कोई मतलब नहीं बनता। इन केसेस में आप इनिशियलाइजेशन को अवॉइड कर सकते हो, स्किप कर सकते हो। ठीक है, तो इनिशियलाइजेशन नहीं की जा रही यहां पे। अब बढ़ते हैं दूसरे लाइन ऑफ कोड की तरफ। यहां पे हम प्रिंटफ फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। मैंने आपको बताया है यहां पे इस तरीके से हम प्रिंटफ फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। अंत में यहां पे सेमीकोलन है।
कर्ली ब्रेसेस नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि हम इस फंक्शन को डिफाइन नहीं कर रहे, हम कॉल कर रहे हैं। अब कॉल करने पे हम इस पे ये मैसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ये मैसेज है एंटर योर एज, और साथ में कॉलन भी है, और अंत में यहां पे एक वाइट स्पेस भी है। प्रिंटफ का काम यह है कि इस स्ट्रिंग को एज इट इज प्रिंट कर दे कंसोल पे। मैंने आपको कंसोल के बारे में बताया है। कंसोल एक ब्लैक स्क्रीन होती है, उस पे आउटपुट जाता है, वहीं से यूजर से इनपुट भी आता है। ठीक है, तो प्रिंटफ कंसोल पे ये डिस्प्ले कर देगा। और देखिए, ये वाइट स्पेस का भी सिग्निफिकेंस है, मैंने ऐसे ही नहीं डाल दिया है। मैं दरअसल ये चाहता था कि यूजर का जो इनपुट हो वो इस मैसेज से सेपरेट हो, इन दोनों के बीच में अंतर नजर आए, एक सेपरेशन हो। इस सेपरेशन के लिए मैंने यहां पे व्हाइट स्पेस डाला है। आप देख रहे हैं प्रिंटफ के बाद स्कैनफ को कॉल किया जा रहा है। इसका मतलब जैसे ही ये मैसेज डिस्प्ले होगा, यूजर अपना इनपुट प्रोवाइड करेगा जो स्कैनफ रिसीव करेगा। अब जो वो इनपुट प्रोवाइड करेगा वो इस मैसेज के बाद करेगा। अगर मैं यहां पे व्हाइट स्पेस ऐड नहीं करता तो यूजर का इनपुट बिल्कुल इसके साथ जुड़ जाता, कॉलन के इमीडिएटली बाद आता, तो कोई सेपरेशन नजर नहीं आता, रीडेबिलिटी रिड्यूस हो जाती। इसीलिए सेपरेशन को क्रिएट करने के लिए मैंने यहां पे स्पेस डाला है। आई होप ये क्लियर है। ठीक है, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने इस प्रिंटफ का इस्तेमाल क्यों किया। यूजर के लिए प्रॉम्प्ट डालना, यूजर के लिए मुझे प्रॉम्प्ट डालना था। मेरा पर्पस ये था कि मैं यूजर को ये बताना चाहता था कि मैं उससे क्या इनपुट चाहता हूं। मैं यूजर से एज चाहता हूं, इसीलिए ये मैसेज मैं पहले यूजर को दिखाना चाहता था। एंटर योर एज, यूजर को पता लग जाएगा कि मैं उससे एज चाहता हूं। आई होप आपको यह पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है कि इस प्रिंटफ का पर्पस क्या है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं तीसरे लाइन ऑफ कोड की तरफ। तीसरा लाइन ऑफ कोड है स्कैनफ फंक्शन कॉल। यहां पे मैं स्कैनफ को कॉल कर रहा हूं। यह फंक्शन भी हमारा stdio.h के अंदर होता है, प्रिंटफ की तरह। मैं स्कैनफ फंक्शन को कॉल कर सकता हूं क्योंकि मैंने ऑलरेडी हेडर फाइल को इंक्लूड कर रखा है जो इसकी हेडर फाइल है। इस स्कैनफ फंक्शन में दो इनपुट्स पास किए गए हैं। पहला तो कंट्रोल स्ट्रिंग है जिसके बारे में मैं आपको बता भी चुका हूं। इस कंट्रोल स्ट्रिंग में फॉर्मेट स्पेसिफायर जो यूज किया गया है वो है %d। हम फॉर्मेट स्पेसिफायर कह सकते हैं, प्लेस होल्डर कह सकते हैं इसे, या फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन भी कह सकते हैं। अलग अलग नाम है। ज्यादातर जो यूज होने वाला नाम है वो है फॉर्मेट स्पेसिफायर। तो ये है फॉर्मेट स्पेसिफायर %d। डी का मतलब है डेसिमल वैल्यू। %d दरअसल एक्सपेक्ट कर रहा है कि यूजर से एक डेसिमल वैल्यू मिले, एक इंटीजर मिले। तो सीधी सी बात यहां पे यह है कि जो स्कैनफ फंक्शन है वो ये बता रहा है कि यूजर एक डेसिमल वैल्यू देगा, क्योंकि यहां पे एक ही फॉर्मेट स्पेसिफायर है और वो भी %d है। ठीक है, ये तो हुआ पहला इनपुट। दूसरा इनपुट है %एज। मैंने आपको बताया था कि एम्परसेंड वो टूल है जिसकी मदद से हम किसी वेरिएबल का एड्रेस प्राप्त कर सकते हैं। इसे हम एड्रेस ऑफ ऑपरेटर भी कहते हैं, और इसको हम ऐसे रीड करते हैं, एड्रेस ऑफ एज। हमें पता है एज एक वेरिएबल है और वो भी इंटीजर टाइप का। तो जब हम यहां पे लिख रहे हैं %एज, इसका मतलब है गेट द एड्रेस ऑफ एज। दरअसल हम यहां पे एड्रेस प्रोवाइड कर रहे हैं एज वेरिएबल का। मैंने आपको बताया था कि स्कैनफ फंक्शन को वेरिएबल्स नहीं चाहिए होते, वेरिएबल्स के एड्रेसेस चाहिए होते हैं। इसीलिए हम एम्परसेंड का यूज करते हैं वेरिएबल के नाम से पहले।
दरअसल हम ये चाहते हैं कि यूजर से जो हमें वैल्यू मिले वो वैल्यू सीधी एज वेरिएबल के अंदर जाए। अब स्कैनफ बिहाइंड द सीन्स क्या काम कर रहा है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन इतना हमें जरूर पता है कि स्कैनफ फंक्शन एक डेसिमल वैल्यू लेगा जो हमें यहां से पता लग रहा है और उसे उठा के डाल देगा एज वेरिएबल के अंदर, क्योंकि हमने इसे एज वेरिएबल का एड्रेस प्रोवाइड किया है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको पूरी तरीके से क्लियर है। अब होगा क्या, जैसे ही स्कैनफ फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा एज वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू यूजर ने दी है वो चली जाएगी। मे भी हो सकता है यूजर ने वैल्यू 50 प्रोवाइड की है क्योंकि यूजर की एज 50 है, तो वेरिएबल एज के अंदर वैल्यू 50 चली जाएगी। मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है कि स्कैनफ बिहाइंड द सीन्स कैसे काम कर रहा है। यही तो सिग्निफिकेंस है प्री डिफाइंड फंक्शंस का। हमें चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती कि कैसे ये फंक्शंस काम करते हैं, हम बस इन्हें कॉल करते हैं, दैट्स इट। है ना मजेदार काम? ठीक है, स्कैनफ फंक्शन के बाद हम कॉल कर रहे हैं प्रिंटफ फंक्शन को दोबारा से। इस बार हम ये मैसेज डिस्प्ले करना चाहते हैं कंसोल पे, यू आर %d ईयर्स ओल्ड। हम यूजर को यह मैसेज देना चाहते हैं कि आपकी एज सो एंड सो है। देखिए, ध्यान से देखिए, यहां पे %d का यूज हुआ है। मैंने आपको बताया है प्रिंटफ के लिए और स्कैनफ के लिए %d का सिग्निफिकेंस अलग है, ये नॉर्मल कैरेक्टर्स नहीं है, ये है फॉर्मेट स्पेसिफायर। अब इस फॉर्मेट स्पेसिफायर का सीधा सा मतलब ये है कि ये एक प्लेस होल्डर है वेरिएबल एज का, जो आपने सेकंड इनपुट इस प्रिंटफ को पास किया है। मतलब एज के अंदर जो मौजूद है वैल्यू, वो वैल्यू इस जगह पे आ जाएगी। ये एक प्लेस होल्डर है, मतलब ये जगह होल्ड करके बैठा है। किसकी? एज वेरिएबल की। एज वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है उसकी। तो होगा क्या, जैसे ही ये प्रिंटफ फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा, यू आर, लेट्स से 50 एज है यूजर की, तो 50 आ जाएगा यहां पे। तो ये होगा यू आर 50 ईयर्स ओल्ड। सिंपल, ठीक है। तो हमने देखा कि इस प्रिंटफ का पर्पस क्या है, इस स्कैनफ का पर्पस क्या है और इस प्रिंटफ का पर्पस क्या है। अंत में रिटर्न 0 कर दिया जाएगा, यानी कि 0 वैल्यू ऑपरेटिंग सिस्टम तक पहुंच जाएगी। इसका सीधा सा मतलब है प्रोग्राम हैज सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड। आई होप आपको यह पूरा का पूरा प्रोग्राम कंप्लीटली क्लियर हो चुका है। अब क्योंकि हमें यह प्रोग्राम क्लियर हो चुका है, हम इसे एग्जीक्यूट करने के लिए भी पूरी तरीके से तैयार हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के मेरी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ बढ़ते हैं और इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। अब हम आ चुके हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन में। अब हम बिल्कुल तैयार हैं हमारे प्रोग्राम को लिखने के लिए। हम अपने प्रोग्राम को सोर्स फाइल में लिखते हैं। सोर्स फाइल दरअसल एक प्रोग्राम फाइल होती है जिसमें आपका प्रोग्राम रहता है। सोर्स फाइल को क्रिएट करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप एक फोल्डर क्रिएट करें, एक एम्प्टी फोल्डर। उस एम्प्टी फोल्डर में हम अपनी सारी सी प्रोग्राम की फाइल्स रखेंगे। आगे चल के हम कई सारे सी प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट करेंगे, तो हमें एक फोल्डर की जरूरत है जिसमें हम अपने सारे प्रोग्राम्स रख सके। तो चलिए, सबसे पहला स्टेप है एक फोल्डर क्रिएट करना। आप देख रहे हैं मैंने डेस्कटॉप ओपन कर रखा है मेरे कंप्यूटर का। अब हम बिल्कुल तैयार हैं हमारा फोल्डर क्रिएट करने के लिए। मैं डेस्कटॉप में फोल्डर क्रिएट करूंगा। आप चाहें जहां मर्जी अपने फोल्डर को क्रिएट कर सकते हैं, पर याद रखिएगा उसी फोल्डर में हम अपने सारे प्रोग्राम्स स्टोर करेंगे, सेव करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक एम्प्टी फोल्डर क्रिएट करते हैं। एम्प्टी फोल्डर क्रिएट करना कोई मुश्किल काम नहीं है। राइट क्लिक करना होता है,
न्यू को क्लिक करना होता है और फोल्डर को क्लिक करना होता है। एक एम्प्टी फोल्डर क्रिएट हो चुका है। मैं इसे एक नाम देता हूं, CP बाय नेसो। इस फोल्डर का मैंने नाम रखा है CP बाय नेसो। मैं एंटर बटन को दबा रहा हूं। एंटर बटन दबाते ही ये नाम सेव हो चुका है। यहां पे आप देख रहे हैं एक एम्प्टी फोल्डर क्रिएट हो चुका है। अब मैं इसे डबल क्लिक करता हूं। ये फोल्डर ओपन हो गया है, CP बाय नेसो, और आप देख रहे हैं ये फोल्डर बिल्कुल एम्प्टी है, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, हमने हमारा फोल्डर क्रिएट कर लिया है। अब हम तैयार हैं हमारा प्रोग्राम लिखने के लिए। प्रोग्राम लिखने के लिए हमें सबसे पहले हमारी सोर्स फाइल को क्रिएट करना होगा। सोर्स फाइल का मतलब है हमें अपनी प्रोग्राम फाइल को क्रिएट करना होगा। उसे हम क्रिएट करेंगे कोड ब्लॉक्स IDE में ही। मैं चाहता हूं कि आप सीखें कि कैसे एक सोर्स फाइल को क्रिएट किया जाता है। प्रोग्राम लिखने से पहले सोर्स फाइल को क्रिएट करना जरूरी है। उस सोर्स फाइल को हम इसी फोल्डर में सेव भी करना सीखेंगे कोड ब्लॉक्स के थ्रू। अगर हम चाहें तो हम डायरेक्टली इस फोल्डर में ही अपनी फाइल को क्रिएट भी कर सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं। पर इसको करने की बजाय मैं चाहता हूं कि आप कोड ब्लॉक्स के थ्रू सीखें कि कैसे सोर्स फाइल को क्रिएट किया जाता है। तो चलिए इसे मैं कैंसिल कर देता हूं और अब मैं कोड ब्लॉक्स IDE को ओपन करने वाला हूं। यहां पे ये शॉर्टकट है कोड ब्लॉक्स का, जिस पे मैं क्लिक करूंगा तो कोड ब्लॉक्स IDE ओपन हो जाएगी। आपके सिस्टम में भी कुछ ऐसा ही होगा। अगर आपके सिस्टम में डेस्कटॉप पे ये शॉर्टकट नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सर्च कर सकते हैं कोड ब्लॉक्स और फिर अपनी एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं। शर्त यह है कि कोड ब्लॉक्स आपके सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए। तो चलिए ओपन करते हैं कोड ब्लॉक्स IDE को। मैं इसे डबल क्लिक कर रहा हूं। आप देख रहे हैं कोड ब्लॉक्स IDE ओपन हो रही है। इस ओके बटन पे आप क्लिक करेंगे। ये कोड ब्लॉक्स IDE है, ये ओपन हो चुकी है। हमें स्टार्ट हेयर वाले टैब की जरूरत नहीं है, हम इसे कैंसिल कर सकते हैं। अब आप देख रहे हैं बिल्कुल ब्लैंक कैनवस है। इस फाइल बटन पे आप क्लिक करें, यहां पे न्यू बटन पे क्लिक करें। यहां पे आपको एम्प्टी फाइल दिख रही होगी, इस पे आप क्लिक करें। आप डायरेक्टली Ctrl+Shift+N का इस्तेमाल भी कर सकते हैं एम्प्टी फाइल क्रिएट करने के लिए। हमें एम्प्टी फाइल क्रिएट करनी है, यानी कि सोर्स फाइल हमारी क्रिएट करनी है। तो हम इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही ये टैब ओपन होता है और इस टैब का नाम है अनटाइटल्ड 1। दरअसल ये हमारी फाइल का नाम है। हम नहीं चाहते ऐसा नाम, तो इसके लिए हमें इसे रीनेम करना होगा। हम कोई दूसरा नाम चाहते हैं, इसलिए हमें इसे रीनेम करना होगा। इसके लिए हम इस फाइल को पहले सेव करेंगे। यहां पे आपको एक छोटा स्टार नजर आ रहा होगा। ये छोटा स्टार इंडिकेट कर रहा है कि ये फाइल अभी सेव नहीं हुई है। हमें इसे पहले सेव कर लेना चाहिए, हमारे उसी फोल्डर में जो हमने क्रिएट किया था अभी थोड़ी देर पहले। तो चलिए हम Ctrl+S का इस्तेमाल करते हैं इस फाइल को सेव करने के लिए। आपको कंट्रोल बटन दबाना है और साथ ही साथ आपको S बटन को भी दबाना है आपके कीबोर्ड में। तो Ctrl+S दबाते हैं। आप देख रहे हैं कि यहां पे CP बाय नेसो करके फोल्डर ऑलरेडी सेलेक्टेड है। हम इसमें हमारी फाइल को सेव कर सकते हैं। आप चाहें तो डेस्कटॉप पे डायरेक्टली जाके यहां पे फिर CP बाय नेसो को ओपन कर सकते हैं। हो सकता है कि डायरेक्टली CP बाय नेसो ओपन ना हो, तो पहले आपको डेस्कटॉप पे जाना होगा, फिर CP बाय नेसो वाले फोल्डर को आप एक्सेस कर सकते हैं। यहां पे हम फाइल का नाम प्रोवाइड करेंगे। फाइल का नाम लेट से है यूजर एज। ये मैंने नाम रखा है फाइल का user_age, क्योंकि जो हमारा प्रोग्राम है वो यूजर से एज ले रहा है और एज को डिस्प्ले कर रहा है। तो मुझे लगा कि ये एप्ट नाम है, एकदम सही नाम है इस प्रोग्राम के लिए। तो हमारी फाइल का नाम हमने रखा है user_age। आप भी यही नाम रख सकते हैं। यहां पे आपको टाइप भी सेलेक्ट करना होगा। वैसे तो बाय डिफॉल्ट ये टाइप सेलेक्टेड होता है, C++ फाइल्स। हम यही चाहते हैं कि C प्रोग्राम की फाइल क्रिएट हो।
इसके लिए हमें यही डिफॉल्ट ऑप्शन रखना है। अगर ये ऑलरेडी यहां पे अवेलेबल नहीं है तो आपको यहां पे क्लिक करना होगा और यहां से C++ फाइल्स को सेलेक्ट करना होगा। अब इसे सेव कर लेते हैं फटाफट से। सेव बटन पे क्लिक करते हैं। हमारा सोर्स फाइल क्रिएट हो चुका है, वो भी इस नाम से user_age.c। आप देख रहे हो ऑटोमेटिकली यहां पे .c एक्सटेंशन भी आ गया है। .c एक्सटेंशन है सोर्स फाइल का, जो हमारी C प्रोग्राम की सोर्स फाइल है। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट एक्सटेंशन के साथ ये फाइल क्रिएट हो चुकी है। अब हम यहां पे हमारा प्रोग्राम लिख सकते हैं जो हमने प्रेजेंटेशन में देखा था। मैंने ऑलरेडी वो प्रोग्राम लिख रखा है, मैं यहां पे इसे पेस्ट करने वाला हूं। मैंने ऑलरेडी कॉपी किया था, अब मैं यहां पे उस प्रोग्राम को पेस्ट कर देता हूं। मैं चाहूंगा कि इस प्रोग्राम को आप खुद से टाइप करें और इस फाइल में आप इसे सेव कर दें। अगेन हम Ctrl+S का इस्तेमाल करेंगे सेव करने के लिए। आप फाइल में भी जा सकते हैं और यहां पे सेव फाइल बटन को क्लिक कर सकते हैं। मैं करता हूं। फाइल देख रहे हैं आपकी सेव हो चुकी है। यहां से स्टार गायब हो गया। स्टार गायब होने का मतलब यही है कि आपकी फाइल सेव हो चुकी है। ठीक है, तो फाइल सेव हमारी हो गई है और ये सेम प्रोग्राम है जो हमने प्रेजेंटेशन में भी देखा था। अब हम इसे एग्जीक्यूट करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम फाइल को हम कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यह बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आपको क्या करना है, यहां पे कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हमें यहां पे बिल्ड को ढूंढना है। ठीक है, इस बिल्ड वाले बटन को हमें क्लिक करना है। बिल्ड को क्लिक करते ही हमें यहां पे कई सारे ऑप्शंस दिखेंगे। देखिए, सबसे पहले है बिल्ड। बिल्ड का मतलब है आप अपने प्रोग्राम को बिल्ड करें यानी कंपाइल करें। यह ऑप्शन भी वही करता है। रन का मतलब आप अपने प्रोग्राम फाइल को एग्जीक्यूट करें। एग्जीक्यूट करने से पहले कंपाइलेशन जरूरी है। आपको कोड ब्लॉक्स ये लिबर्टी देता है कि आप एक साथ कंपाइलेशन भी कर दें और एग्जीक्यूशन भी कर दें। यह ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है, बिल्ड एंड रन। मैं यही चाहता हूं कि मेरा प्रोग्राम फाइल बिल्ड भी हो जाए यानी कंपाइल भी हो जाए और रन भी हो जाए। तो इसे हम क्लिक करेंगे या फिर हम F9 का इस्तेमाल भी कर सकते हैं हमारे कीबोर्ड पे। तो चलिए मैं इसे क्लिक करता हूं। इसको क्लिक करते ही हमारा प्रोग्राम फाइल कंपाइल भी हो जाएगा और एग्जीक्यूट भी हो जाएगा। चलिए करते हैं। आप देख रहे हैं ये पॉपअप ओपन हुआ। इसी ब्लैक स्क्रीन की बात मैं पिछले लेक्चर से करता आ रहा हूं। ये वही कंसोल विंडो है जहां पे आउटपुट डिस्प्ले होता है, जहां से हम यूजर से इनपुट भी लेते हैं। अभी मैं ही प्रोग्रामर हूं, मैं ही यूजर हूं। जब आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो आप ही प्रोग्रामर हैं, आप ही यूजर हैं। हमें दोनों रोल्स निभाने हैं। तो चलिए यूजर का रोल भी निभाते हैं। प्रोग्रामर का तो हमने ऑलरेडी निभा लिया है। यहां पे आप देख रहे हैं मैसेज आ रहा है, ये एंटर योर एज। तो चलिए एज प्रोवाइड करते हैं इसको। लेट्स से एज है 30। मेरी एज है लेट्स से 30। तो मैंने एंटर बटन दबाना है। अब 30 टाइप करने के बाद सीधा एंटर बटन दबाना है। ठीक है, एंटर बटन दबाते ही आप देख रहे हैं क्या आउटपुट आया है, यू आर 30 ईयर्स ओल्ड। बिल्कुल सही आउटपुट आया है, हम यही चाहते थे। %d की जगह पे ये वैल्यू चली गई, जिसकी वजह से हमें ये आउटपुट मिला, यू आर 30 ईयर्स ओल्ड, जो कि एक करेक्ट आउटपुट है। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसके बाद क्या लिखा है, प्रोसेस रिटर्न्ड 0, ये 0x0, फिर बाद में लिखा है एग्जीक्यूशन टाइम, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। ये सब क्या है? ये सब तो मैंने नहीं बोला था आउटपुट करने के लिए। देखिए ये ऑटोमेटिकली आता है। अब ध्यान से समझिए इसका मतलब क्या है। यहां तक तो हमें पता है ये दो लाइंस कैसे आई, लेकिन इसके बाद की लाइंस कैसे आई ये मैं आपको बताता हूं। बहुत सिंपल है, प्रोसेस रिटर्न्ड 0। देखिए
जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के अंडर होता है, मतलब जिस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट कर देते हैं, उसे हम प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, यहां लिखा है प्रोसेस रिटर्न 0। इसका मतलब इस प्रोग्राम ने एग्जीक्यूशन के दौरान 0 वैल्यू रिटर्न करी। हमें पता है कि ये 0 वैल्यू रिटर्न कब करेगा? जब ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर जाएगा। हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर गया है, तभी तो इसने 0 वैल्यू रिटर्न करी है, तभी ये लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट हुआ है, रिटर्न 0। 0 वैल्यू रिटर्न हो गई है ऑपरेटिंग सिस्टम को, और ये इंडिकेशन हमें यहां पे भी मिल गया है कि प्रोसेस ने वैल्यू 0 रिटर्न कर दी है, मतलब सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन प्रोग्राम का हो चुका है। ठीक है, अब ये पेरेंथेसिस में क्या दे रखा है? 0x0। मैंने आपको 0x का मतलब बताया था ना, ये हेक्साडेसिमल नंबर का प्रीफिक्स होता है। आप देख रहे हो यहां पे प्रीफिक्स है 0x और बाद में 0 है, मतलब ये हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वैल्यू 0 का। 0x प्रीफिक्स है हेक्साडेसिमल नंबर का, बाद में 0 है, मतलब कि ये 0 का रिप्रेजेंटेशन है हेक्साडेसिमल में। तो बस एक अलग से वैल्यू रिप्रेजेंटेशन है हेक्साडेसिमल में। इसके बाद दे रखा है एग्जीक्यूशन टाइम, जो कि है 55.663 सेकेंड्स। इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने में इतने सेकेंड्स लगे। तो आप देख रहे हैं एग्जीक्यूशन टाइम भी आपको मिल रहा है, और अंत में आ रहा है प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। आप कोई की दबाइए कंटिन्यू करने के लिए। दरअसल हम कोई भी की दबा सकते हैं, जैसे ही हम कोई की दबाएंगे कंसोल विंडो गायब हो जाएगा। यही मतलब था की दबाने का। हम कोई की दबाते हैं और कंसोल विंडो गायब हो जाता है। आप कंसोल विंडो के क्रॉस बटन पे भी क्लिक कर सकते थे कंसोल विंडो से बाहर आने के लिए, या फिर आप कोई की दबा सकते हैं। ठीक है, हमने देख लिया कि हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर रहा था, कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। अब दोबारा से एक बारी एग्जीक्यूट करते हैं। इस बार हमें बिल्ड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा प्रोग्राम ऑलरेडी कंपाइल्ड हो चुका है। अब हमें सिर्फ रन करने की जरूरत है, तो हम रन बटन पर क्लिक करेंगे। आप देख रहे हैं फटाफट से हमें ये डिस्प्ले हो गया, एंटर योर एज। चलिए डालते हैं, लेट्स से 78। एंटर दबाया तो हमने देखा कि ये आउटपुट आया है, यू आर 78 ईयर्स ओल्ड। और इसके इमीडिएटली बाद ये सब आया है। इस बार 8 सेकंड्स का टाइम लगा है नियर बाय। अब ध्यान से देखिए इसे, यू आर 78 ईयर्स ओल्ड के बाद प्रोसेस रिटर्न 0 इमीडिएटली आ गया है, कोई स्पेस नहीं है बीच में। ये बड़ा ही क्लमजी सा लग रहा है, सारा कुछ एक साथ हो गया ना, अजीब सा लग रहा है आउटपुट। हम चाहते हैं कि इन दोनों के बीच में थोड़ा स्पेस आए, एक लाइन और ऐड हो जाए जिसमें कुछ हो ना, थोड़ा सेपरेशन हो। इसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? इसके लिए हम एक एस्केप सीक्वेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो एस्केप सीक्वेंस है \n। हम उसका इस्तेमाल करेंगे। चलिए कोई की प्रेस करते हैं। कंसोल विंडो गायब हो चुका है, अब हम अपने प्रोग्राम में आ चुके हैं। इस printf फंक्शन को हम ध्यान से देखें तो हमें पता लगता है कि इसमें जो मैसेज है वो है यू आर %d ईयर्स ओल्ड। इसी के बाद आया था इमीडिएटली प्रोसेस रिटर्न्ड 0। हम चाहते हैं कि प्रोसेस रिटर्न्ड 0 से पहले और इस मैसेज के बाद नई लाइन आ जाए, एक एम्प्टी लाइन आ जाए। इसके लिए हम क्या करेंगे? इस मैसेज के अंत में इस डबल कोट से पहले \n यूज करेंगे। \n ये हमारा न्यू लाइन कैरेक्टर है, हमने इसके बारे में पढ़ा है। इस मैसेज के डिस्प्ले होने के बाद नई लाइन में हम पहुंच जाएंगे, और फिर उस नई लाइन के बाद प्रोसेस रिटर्न 0 आएगा, मतलब एक एम्प्टी लाइन क्रिएट हो जाएगी और हमें विजुअल सेपरेशन दिखेगा प्रॉपरली। अब क्योंकि हमने इस प्रोग्राम में चेंज किया है कुछ, तो पहले तो इसे सेव करना पड़ेगा Ctrl+S दबा के। अब हम देख सकते हैं स्टार गायब हो चुका है यहां से, पहले स्टार था यहां पे। अब हम फिर से बिल्ड बटन को क्लिक करेंगे, और यहां पे अब हमें बिल्ड और रन दोनों करना पड़ेगा, क्योंकि हमने प्रोग्राम में कुछ बदलाव किया है। जब भी हम प्रोग्राम में चेंज करेंगे कुछ,
कुछ भी बदलाव लाएंगे तो हमें पहले कंपाइल करना होगा, यानी बिल्ड करना होगा, और फिर रन करना होगा। तो चलिए करते हैं इसे, बिल्ड एंड रन। बिल्ड एंड रन हमने किया, एंटर योर एज आया, चलिए डालते हैं लेट्स से 90, एंटर हिट करते हैं। यहां देख रहे हैं यू आर 90 ईयर्स ओल्ड आया, फिर एक ब्लैंक लाइन आई \n की वजह से, और फिर आया प्रोसेस रिटर्न 0 और बाकी सारा मैसेज। इस बार 6 सेकंड्स लगे, ठीक है। तो हमने देखा कि कैसे हम एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यह बड़ा ही सिंपल सा प्रोसेस है। आपको बिल्ड एंड रन का ध्यान रखना है, आपको यह ध्यान रखना है कि किसको कब आपने यूज करना है। तो हमने देख लिया है हमारी ये जो सोर्स फाइल है user_age.c, ये सेव हो चुकी है cp by neso में, ऑलरेडी सेव्ड है ये। इसको मैं एक बारी मिनिमाइज करता हूं और आपको फोल्डर दिखाता हूं cp by neso। आप देख रहे हैं यहां पे यूजर एज नाम की सोर्स फाइल क्रिएट हो चुकी है। आप देख रहे हैं यहां पे टाइप भी है। सोर्स फाइल के अलावा यहां पे दो और फाइल्स भी है, एक है एप्लीकेशन फाइल और दूसरी है ओ फाइल, जिसे ऑब्जेक्ट फाइल भी कहते हैं। हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, इन दोनों फाइल्स के बारे में। हमने तो सिर्फ सी प्रोग्राम की फाइल क्रिएट की थी, यानी कि सी सोर्स फाइल क्रिएट की थी। इसके अलावा और दो फाइल्स भी क्रिएट की गई हैं। इनके बारे में चर्चा हम आगे आने वाले लेक्चर्स में करेंगे, जब सही समय आएगा, ठीक है। तो अभी के लिए इसे ऐसे ही रहने देते हैं। हमारे इस फोल्डर में यूजर एज नाम की फाइल आ चुकी है, सेव हो चुकी है। तो हमने देखा कि कैसे हम अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब चलिए वापस चलते हैं हमारे प्रेजेंटेशन की तरफ, जहां हमने छोड़ा था। तो अब हम वापस आ चुके हैं हमारी प्रेजेंटेशन में। हमने एग्जीक्यूट किया इसी प्रोग्राम को कोड ब्लॉक्स आईडीई में। हमने सीखा कि हम कैसे एक सी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं किसी एक स्पेसिफिक फोल्डर में। अब हमें इस बात की नॉलेज हो चुकी है, तो अब हम बिल्कुल तैयार हैं आगे आने वाले प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करने के लिए भी। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है, एग्जीक्यूटिंग अ सी प्रोग्राम। हमने जान लिया है कि कैसे हम एक सी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ठीक है, इसी के साथ हमारा ये लेक्चर भी समाप्त होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। अब मैं मिलूंगा सीधा आपसे अगले लेक्चर में एक बिल्कुल नए टॉपिक के साथ।